नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। आज 28 जनवरी है। 28 जनवरी को जो समसामयिक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के कलेक्शंस मैंने जमा किए हैं। तो आज के पहले इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं जो अभी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा चल रही है। बीबीसी की सोची समझी शरारत। तो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो गोधरा कांड हुई थी, गोधरा कांड में वो सीधे तौर पे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं पीएम मोदी को। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी ने, जिसको कि भारत सरकार ने बैन कर दिया है। भारत सरकार ने जो 2021 की पॉलिसी बनाई थी, आईटी पॉलिसी, तो सोशल मीडिया पर भी उसको बैन कर दिया, यूट्यूब पर भी उसका प्रसारण नहीं होने दिया। तो इसको लेकर के देश में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे उठ रहे हैं कि क्या लोगों की आवाज़ को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की ये कोशिश है। तो पहले तो अमेरिका ने इस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि ठीक है, ये ब्रिटेन का मुद्दा है तो इस पर हमको कुछ नहीं बोलना है, हम भारत के साथ हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के एक पत्रकार पहुँचे अमेरिका के अंदर पहुँच कर उन्होंने एक अमेरिकी प्रसिद्ध आदमी से इंटरव्यू किया। तो उसने इसमें यही बोल दिया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का सपोर्ट करना चाहिए हमको। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या कहता है कि आप किसी चीज़ को दबा तो नहीं सकते। तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि जैसे कि भारत में ब्रिटेन की क्यों दिलचस्पी है और ब्रिटेन की क्यों माने, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ की जांच एजेंसियाँ सभी लगी, उसने क्लीन चिट दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, तो हम उनकी बात को क्यों माने। तो बात इसमें यही निकल कर आती है कि अगर ठीक है, एक प्रेस का फ्रीडम के तहत ये होता है कि कोई अपना ओपिनियन रख सकता है, अपनी बात को सहजतापूर्वक रख सकता है, मानना या नहीं मानना वो आपके पक्ष में है। तो यही इसी आधार पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि ये फैक्ट्स हमको मिले हैं, इस आधार पे हमको लगता है ऐसा होगा। तो इसी के आधार पे जो सरकार इसको दबा रही है, तो इसी के कारण जेएनयू में, बीएचयू में, जामिया इस्लामिया में, आप साउथ के बहुत सारे राज्य में देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जेएनयू में तो हुआ था कि पूरा सामूहिक रखा गया था कि भाई सामूहिक प्रसारण किया जाएगा, सब लोग ब्रॉडकास्टिंग के जरिए देखेंगे। तो उसमें पुलिस पहुंची, 144 धारा लगाया, तो बहुत तरह की बात। तो अभी दूसरी सुर्खी है चीन की ओर से। इसका जो BRI प्रोजेक्ट है, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की मुहिम रखी है चाइना ने, तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो अपना कर्ज जाल जो है फैला रहा है। और इसके जहद में बहुत सारे देश आ गए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा निवेश करने के बाद जो CEPC बना है हम लोग के POK से ले करके, वो लास्ट में जाएगी खैबर पख्तूनख्वा तक रोड। तो उसमें जो निवेश किया है, वो जो पैसा लगा है पाकिस्तान को, उसके कारण से हालत ख़राब है कि आज इकोनॉमिक स्थिति पूरी डाउन हो गई है। तो यही कहते हैं कि चीन के निवेश से लाभ उठाने के लिए जाम्बिया सरकार के द्वारा ये रणनीति नहीं बनाई गई। इस बात पर जाम्बिया भी मौन है। चीनी निवेशक के औद्योगिक क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं। SRI के अनुसार चीन की BRI परियोजना में पाकिस्तान में सामाजिक अशांति पैदा हो गई, आर्थिक अस्थिरता को जन्म दिया है, पाकिस्तान की हालत ख़राब है। स्थानीय समुदाय मछली पकड़ कर अपना रोजी रोटी चलाता था, अब कड़े सुरक्षा के इंतजाम के कारण वो भी बंद हो गया। तो यही हुआ। इसी के चलते आप देखें कि बीते दिनों पाकिस्तान में चीनी जो काम कर रहे थे ब्रिज बनाने, डैम बनाने में, तो उन पर अटैक भी हुआ, कई को मार भी दिया गया। और इन सब को लेकर के तो फिर उन्होंने काम बंद भी कर दिया था। तो अभी फिर फ़िलहाल चालू है काम। तो अभी देखते हैं हम लोग अगला सुर्खी हम लोगों का है कि सिंधु जल समझौता पर भारत ने पाकिस्तान को भेजा नोटिस। तो भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। क्या नोटिस भेजा भाई? देखिए, बात ऐसी है कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। उससे पहले भी एक बार पाकिस्तान उलझ चुका था भारत से, और उसके बाद 4 बार उलझ चुका। तो 4 बार उलझ चुका,
उसके बाद भी देखिए भारत की उदारता कि भारत से होकर कि इतनी सारी नदियाँ, 6 नदियाँ बहती है, और जो उत्तरी 3 नदियों का कंट्रोल दे दिया गया है पाकिस्तान को, और 3 नदी जो इधर बचते हैं उनका कंट्रोल है हिंदुस्तान के पास। तो मेरे देश में से बह रही है, उसके बाद भी तुमको हम बेनिफिट दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम अटैक पे अटैक, आतंकी घटना, तो बहुत तरह की बातें निकल कर आती है, ऐसा दावा किया जाता है और भविष्य हम लोग देख भी रहे हैं। उसके बाद भी मतलब चोरी तो चोरी, चोरी पे सीना चोरी, मेरा खा भी रहे और हमको सता भी रहे, तो इस तरह की बात है भाई साहब इसका। तो आगे देखते हैं कि भारत ने एक नोटिस दिया कि भाई बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 90 दिनों के अंदर तुम कोई स्पष्ट जवाब दो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के इस नोटिस का 90 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। नोटिस 25 जनवरी 2023 को भारत के सिंधु जल आयुक्त ने पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त को भेजा है। नोटिस के बाद पाकिस्तान को भारत की तरफ से उठाए गए गायब मुद्दों को बात करनी होगी। तो इस तरह की बात चल रही है। अभी देखते हैं आगे, बहुत सारे फैक्ट निकल के आएंगे आए दिनों में, तो आगे बढ़ते हैं। आगे सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो वही है कि 3 नदियों का 60% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 3 नदियों का 60% पानी भारत, उससे ज़्यादा नहीं। तो यही है, ये नोटिस दिया गया है इस पर। दिवालिया के करीब पहुँचे, पाक ने बढ़ाए सांसदों का फंड। तो पाकिस्तान तो दिवालिया के करीब पहुँच गया है और उसमें अभी IMF का जो रिव्यू टीम का रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान ने कि रिव्यू टीम आए और फिर से रिव्यू करे, और उसके बाद जो बाकी का किस्त हम लोगों का है 7 अरब डॉलर, पहले तो 6 अरब डॉलर का था, तो 1 अरब डॉलर बढ़ा दिया गया है। तो 2019 में IMF से 6 अरब डॉलर की मदद परियोजना में शामिल हुआ था। इसके बाद बढ़ा के इसको 7 अरब डॉलर कर दिया गया था। अगर सब कुछ सही रहा तो IMF के रुके हुए 1.8 अरब डॉलर जारी कर देगा। तो वो पहुंच गया है, अगले हफ्ते दौरा करेगा, तो उसके बाद रिव्यू का वो देगा। धान की 54 देसी प्रजाति बचाने वाले किसान को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान। तो धान की जो कुछ हम लोगों की देश की प्रजाति है उसको नष्ट ना होने दिया जाए, तो उसके मुहिम में लगे बहुत सारे किसान हैं। ये केरल के किसान चिरुवल्लम के रमन, सांप विशेषज्ञ वदिवेल गोपाल और मासी, खादर वेलू वेदु देदुकुला, डॉक्टर रतन चंद्र, राधाचरण गुप्ता, तो इन सभी को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अभी विवादित फिल्मों पर DO में बात, अभी वही मैंने बोला कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो उसको लेकर के भारत में यही बस न्यूज़ की स्थिति बन गई है कि कहा जा रहा है कि यही कि आप रोक रहे हैं उसको, तो रोक रहे हैं इसका मतलब आप विदेशी जो भी उनका ओपिनियन है आप सुन लीजिए, या हमको भी सुनने दीजिए, देशवासियों को सुनने दीजिए, क्यों नहीं सुनने दे रहे हैं। अगर आप उनकी आवाज़ दबा सकते हैं तो कल हम लोगों की भी आवाज़ दबाएंगे, या कोई चीज़ अगर यहाँ से हिंदुस्तान से निकल के आएगी तो उस पर भी आप बैन लगा देंगे, उसको प्रसारित नहीं होने देंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है कहाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कहाँ। तो इसको लेकर के DO में भी बवाल हुआ। तो आगे देखते हैं शेयरों में गिरावट। अभी अडानी का शेयर जो गिरा है, बाप रे बाप, एक शेयर में 400 रुपये। तो काफ़ी अडानी ऊपर जा रहे थे। आप अडानी ग्रीन का अगर देखिएगा, अडानी ट्रांस का देखिएगा, तो एक ऐसा समय था, आज 1 साल पहले वो 1200 रुपये पे चल रहा था, आज 2800 से 3000 तक चल रहा है। तो इतना ज़्यादा बूम था, तो वही गिरा है काफ़ी। सबसे ज़्यादा अडानी समूह की कंपनियों में शुमार थी, मगर अकेले शुक्रवार को इस समूह के शेयरों में 20% तक 20% तक अडानी का शेयर गिर गया। भारी गिरावट देखी गई। फोर्स वेलनेस इंडेक्स की अगर माने तो इस समूह के नेटवर्थ में 24 घंटों में 17.38% से ज़्यादा की गिरावट आई। एक ही दिन में करीब 20 अरब डॉलर 1,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। गिरावट की वजह से इस समूह का नेटवर्थ वर्षों के बाद 100 डॉलर और अरब डॉलर से नीचे आ गया, और इस समूह के मालिक दुनिया के सबसे अमीर सूची में से चौथे स्थान से खिसक कर 7वें पायदान पर पहुंच गए। आखिर वजह क्या है? वास्तव में इसके लिए अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट
को जिम्मेदार ठहराया गया। वैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो इशारे किए गए उनकी चर्चा पहले भी होती रही। शायद निवेशकों ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है और दुनिया में ऐसी अनेक कंपनियां जो ऋण के नाम पर आगे बढ़ी हैं और अनेक कंपनियों ने टैक्स के लिए स्वर्ग माने जाने वाले देशों का सहारा लिया है, इस भारतीय समूह की ओर से निशाना लिया है, तो फिर इसकी पड़ताल होनी चाहिए। हिंडनबर्ग विश्वसनीयता उसके दावों पर भी एक बार परख कर लेना चाहिए। दूसरी ओर न केवल इस समूह को बल्कि तमाम भारतीय कंपनियों को आगे आकर निवेश का विश्वास जीतना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं कि निवेशक को अगर लगेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो कंपनी में कोई प्रॉफिट है नहीं, तो वो तो निकलना चाहेंगे, किसी न किसी दिन निकल जाएंगे। अगर सच्चाई है तो पड़े रहेगी। अभी देखते हैं, रिकॉर्ड बिजली कंपनी ने 300 दिन में ही वसूले 10,000 करोड़। चलिए आगे देखते हैं कि बिजली कंपनी ने 300 दिन में ही वसूले 10,000 करोड़। तो ये खबर बिहार से है। तो ये कि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। 10,000 करोड़ वसूलने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो बिहार से जो एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है और नई चीज़ें देख के प्रीपेड मीटर वाला जो कॉन्सेप्ट निकला है वो पूरे देश में लगभग अपनाए जाने की स्थिति में है। और बिहार में एक घोषणा कर दी गई है कि 2025 तक पूरे बिहार में ग्रामीण और शहरी इलाकों में दोनों में लग जाएगा प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर में यही होता है कि पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है और उसके अनुसार आपकी बिजली चलेगी। अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो बिजली कट जाएगी अपने आप मीटर से। उसके बाद फिर आपको रिचार्ज करना होगा, उसके बाद बिजली फिर आ जाएगी। तो इस तरह की जो टेक्निक अपनाई गई है तो उसमें इनको इतना ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी तो बिजली चोरी की भी बचत होगी और सब कुछ टाइम पर लोग पैसा भी देंगे। चलिए आगे, तार टूटने के बाद खुद बंद हो जाएगी बिजली। ये भी पटना से है खबर कि तार टूटने के बाद बंद हो जाएगी स्वतः बिजली। और देखिए दुर्घटना बहुत सारी होती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं तार घर पे गिर जाता है, कहीं रोड पे गिर जाता है, किसी वाहन पे गिर जाता है। तो इस तरह का अगर कोई तार अगर नीचे गिर गया तो उस तरह के सेंसर लगाए जाएंगे कि स्वतः बिजली वहाँ से ऑफ हो जाएगी। उसके बाद जांच किया जाएगा कि क्यों ऑफ हुआ। अगर सब कुछ ठीक ठाक पाया जाएगा तो बिजली दिया जाएगा, नहीं तो अगर जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ उनकी मरम्मत की जाएगी। उसके बाद बिजली कोई फॉल्ट होने पर शट डाउन नहीं करना पड़ेगा। अचानक बिजली के यहाँ देखिए लिखा है अचानक बिजली के तार टूट जाने या कोई फॉल्ट होने के बाद बिजली नहीं कटती थी। कई बार लोग इसकी चपेट में आ जाते थे। अभी सूचना मिलने के बाद बिजली कर्मी सब स्टेशन शट डाउन करके मरम्मत का काम किया करते हैं। अब यही होता है, सूचना मिलता है तो उसके बाद वहाँ से ऑफ करते हैं बिजली, उसके बाद मरम्मत का काम करते हैं। तो इस उपकरण के लग जाने के बाद तुरंत बिजली कट जाएगी और शट डाउन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मरम्मत पूरी नहीं होगी तब तक बिजली कटी रहेगी। चलिए आगे एक ये है, रेलवे से खबर है कि जुर्माने का लक्ष्य न पूरा होने पर कार्रवाई, टीटी का इस्तीफा। तो ये दानापुर रेल मंडल से खबर है कि एक टीटी साहब थे, इन्होंने टारगेट को पूरा नहीं किया। तो टारगेट को पूरा नहीं किया तो इनके जो वरिष्ठ जो इनके टीम मेंबर थे, टीम लीडर थे, उन्होंने ये इसके ऊपर के अधिकारी इन्होंने इनको ये वहाँ से उस वरिष्ठ टीम से हटा के इसको स्टेशन पे ड्यूटी लगा दी, ट्रेन में चेकिंग करने से हटा दिया। तो ये बात हो गई भाई। तो इसमें क्या बड़ी बात होगी क्योंकि इस्तीफा दे दिया इन्होंने। तो बात ऐसी नहीं, बात ऐसी है कि उन्होंने कहा है कि आप इनके हवाले से आया है कि 10 लोगों को पकड़ना है पर डे। वैसे आप लोग देखेंगे तो विदाउट टिकट चलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप नहीं पकड़ रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, या तो आप काम कर रहे हैं तो उसके एवज में आप जो पैसा कुछ साठ गांठ करके कम या ज़्यादा में करके अपने पैकेट में रख ले रहे हैं। तो इस तरह में कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे आपके अधिकारी। वही कार्रवाई की तो इन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। ये मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं मेरा। तो इस पर DRM, ये थोड़ा ज्वलंत मुद्दा हो गया तो DRM से इसके बारे में जानकारी लिएगा। तो DRM बोले कि इधर रेल मंडल के DRM प्रभात रंजन
इस मामले में कहना है कि जुर्माना वसूलना टीटीई का काम है और काम में लापरवाही करने पर तो कार्रवाई तो होगी। तो इस तरह की बात। अभी आगे क्या होगा? गो फर्स्ट एयर पर 10 लाख का जुर्माना। तो गो फर्स्ट एयर जो थी, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ये बेंगलुरु हवाई अड्डे से 9 जनवरी को 55 यात्रियों के बिना लिए उड़ान भर गई थी। तो उड़ान भर गई थी, तो उसके बाद में काफ़ी हंगामा होने के बाद दूसरे फ्लाइट से भेजा गया उन यात्रियों को। तो इनको लेकर के डीजीसीए ने सख्ती अपनाई है और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अभी देखते हैं लास्ट ये है हम लोगों का कि परीक्षा पे चर्चा। हम लोग गणतंत्र दिवस से आगे निकले हैं। 26 जनवरी को मिस्र के राष्ट्रपति आए थे स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे देश में, और इन्होंने मोदी जी ने छात्रों से बात की है। और गैजेट का गुलाम, तो गैजेट का गुलाम तो हम लोग आजकल बन चुका, कुछ न कुछ हिस्सा हर किसी के पास है। और रील पे इन्होंने कुछ अच्छी बात की कि औसतन 6 घंटे रोज़ स्क्रीन पर समय बिताते हैं भारतीय, और 38 लाख छात्रों ने चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराया था। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने, इन्होंने अच्छे से एलोबरेट किया है और बताया कि हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए और गैजेट से दूर रहना चाहिए। और हमारी जो क्षमता है, मानसिक क्षमता, उससे बड़ी क्षमता गैजेट की नहीं होती और नहीं हो सकती है कभी, क्योंकि हमने उनको बनाया, उसने हमको नहीं बनाया। तो उसका इस्तेमाल हमको करना है, वो मेरा इस्तेमाल ना करे। बिहार से 3.5 लाख बच्चे पीएम संग चर्चा में होंगे शायद। तो आगे परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम होगी, 3.5 लाख से अधिक स्कूली बच्चे ऑनलाइन शामिल होंगे, क्योंकि ऑफलाइन इतने लोगों को जोड़ना तो संभव है नहीं। तो ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस। सिक्किम की छात्रा अष्टमी सेन ने मोदी से पूछा, जब विपक्ष मीडिया आपकी आलोचना करता है तो आप इनका सामना कैसे करते हैं? इस पर पीएम ने मजाकिया लहजे में कहा, ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बाहर की है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि आलोचना लोकतंत्र में शुद्धिकरण की तरह, कई बार आलोचना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये उन्होंने जवाब दिया कि अरे बच्चे हैं तो बच्चे वाला सवाल पूछो भाई। इन्होंने सवाल पूछ लिया थोड़ा एक्स्ट्रा वाला, डिजिटल उपवास करें। एक नई बात बोली हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छात्रों को सप्ताह में 1 दिन डिजिटल उपवास करने चाहिए। कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। नकल से 1 या 2 परीक्षाओं में मदद मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक सफलता से मेहनत करने के बल पर ही हासिल की जाए। डिजिटल उपवास का मतलब अभी तक तो हम लोगों ने सुना था कि ऐसे उपवास जो होते हैं खाने पीने का, 1 दिन रोक दो भाई, 6 घंटे का उपवास, 12 घंटे का उपवास, 24 घंटे का उपवास। डिजिटल उपवास का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उससे पूरी तरह से 1 दिन की दूरी बना लेना। 1 दिन हमको नहीं छूना, नहीं देखना है। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है हम लोगों के लिए। तो मिलते हैं आगे। आज का तो न्यूज़ पेपर एनालिसिस इतना ही था, और आगे देखते हैं कितना कौन कौन से न्यूज़ आते हैं। और पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है ही है। हम लोग 5 ट्रिलियन पे पहुंचने वाले हैं। तो 4th इकोनॉमी कब बनते हैं देखते हैं इसका। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए।